हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ कुछ बेहद ही सच्ची डरावनी कहानियाँ, जिन्हें सुन के आपको आत्माओं और भूतों जैसे टॉपिक पे यकीन होने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा कहानी पे आता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी घटना है तो आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबर या फिर मेरी इंस्टा आईडी पर मुझे अपनी कहानी बता सकते हैं। अब मैं आज की पहली कहानी पर आता हूँ। मनोज अपने बेटे रोहन के साथ टीवी देख रहा था। उसकी पत्नी प्रभा रात के खाने का इंतज़ाम कर रही थी। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे कि तभी अचानक से दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। रोहन ने भागते हुए जाके दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पे मोहित और टीना खड़े थे। ये दोनों ही मनोज के परिवार के अच्छे दोस्तों में से एक थे। टीना तुरंत ही प्रभा से बात करने के लिए अंदर किचन की ओर चली गई। मोहित भी मनोज के पास जाके बैठ गया और उससे बातचीत करने लगा। मनोज ने पूछा, क्या बात है? तो मोहित ने कहा कि सब्र करो यार, एक खुशखबरी है, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा खाने के टाइम पे। उसके बाद वो सभी लोग साथ बैठ के डिनर करते हैं। डिनर के बाद मनोज फिर से पूछता है, भाई बता तो सही क्या बात है? तो इस पर मोहित जवाब देता है, भाई मेरे पास तेरे लिए एक बहुत ही मस्त प्रपोज़ल है। मैंने हाल ही में एक रियल एस्टेट बिज़नेस वाले के साथ एक बहुत ही बढ़िया डील फाइनल करी है। वो एक बढ़िया सा मॉल बनाने के लिए ज़मीन देख रहा है और ये तेरे घर के आसपास की ज़मीन है। ये बहुत ही मस्त जगह है इस चीज़ के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि तू ये अपना पूरा घर और प्लॉट हमें बेच दे और इसके लिए वो तेरे को 4.5 करोड़ रुपए देगा। मनोज अपनी पत्नी को देखने लगा और उसने एक झटके में ही मना कर दिया। उसने कहा कि ये घर हमने काफ़ी मेहनत से बनाया है और बेशक ही तुम इस घर की हमें कितनी भी कीमत दे दो, लेकिन ये घर हम नहीं बेचेंगे। जवाब सुनकर मोहित थोड़ा परेशान हो जाता है और प्रभा को कहता है कि भाभी आप ही इसे समझाओ, इतनी अच्छी डील बार बार नहीं आती। इस पर प्रभा कहती है कि इस बात पर मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। ये घर हम दोनों की मेहनत का बना है और हम इस घर को ऐसे नहीं बेच सकते। मोहित मनोज को मस्का लगाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मनोज मना कर देता है। वहाँ से जाते जाते मोहित कहता है कि अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझे एक फ़ोन ज़रूर कर देना। इसके बाद वो दोनों पति पत्नी उनके घर से निकल जाते हैं। लेकिन इस सारी घटना के बाद मोहित का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। पहले तो वो सोच रहा था कि वो अपने दोस्त को आसानी से मना सकता है, लेकिन वो जब नहीं माना तो वो किसी भी कीमत पर उस ज़मीन को अपने हाथ में लेना चाहता था। उसके जो दोस्त थे वो काफ़ी ख़राब लोग थे, करप्ट पॉलिटिशियंस, क्रिमिनल्स और किलर्स। उसने एक किलर को हायर कर लिया और उसने उससे कहा कि मनोज के बेटे को किडनैप कर लो। किलर ने उससे कहा कि किडनैप करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हें सीधा उसे मरवा ही देना चाहिए, उसके बाद वो इस घर में नहीं रुकेंगे। मोहित कहता है कि जैसा तुम्हें सही लगे वैसा कर दो। अगले ही दिन जब रोहन अपने स्कूल से अपनी साइकिल से वापस आ रहा होता है तो उसको एक ट्रक बड़ी ही तेज़ी से टक्कर मार के वहाँ से फ़रार हो जाता है। इस टक्कर के बाद रोहन बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है और जैसे तैसे ये खबर मनोज को पता चलती है। वो सभी लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि आपको आने में देर हो गई, अब रोहन इस दुनिया में नहीं रहा। इस पूरी घटना के बाद मनोज का परिवार काफ़ी ज़्यादा टूट गया था, क्योंकि उनके इकलौते बेटे की मौत हो गई थी। इस घटना को कुछ ही दिन हुए थे कि मोहित एक बार फिर से अपना वही 4.5 करोड़ वाला ऑफ़र 6 करोड़ का बना के वापस से मनोज के पास आया, लेकिन मनोज ने इस बार भी पैसे लेने से मना कर दिया और कहा कि भाई मैं तुम्हें मना कर चुका हूँ। इस बार मोहित का गुस्सा 7वें आसमान पे था। उसने एक और बार एक किलर को फ़ोन किया। उसने उस किलर से कहा कि यार उसने तो अभी भी हमारे प्लान के हिसाब से वो प्लॉट नहीं खाली कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए?
वो ये सब बात कर ही रहा होता है कि उसके पीछे उसकी पत्नी टीना आ जाती है। टीना उसकी सारी बातें सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि मनोज के बेटे को मोहित ने ही मरवाया था। इसके बाद वो उससे बहुत ज़्यादा लड़ाई करती है और मोहित गुस्से में पास ही में रखा एक फ्लावर पॉट उसके सर पे मार देता है और सर पे लगने की वजह से टीना की उसी वक्त मौत हो जाती है। उसके बाद मोहित को एक आइडिया आता है। वो अपने उसी किलर दोस्त को बुलाता है और टीना की लाश को मनोज की गाड़ी में रखवा देता है। अगले दिन वो पूरी प्लान्ड तरीके से पुलिस को वहाँ पे भेज देता है और उसके बाद पुलिस मनोज को मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। मनोज को जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद उसकी पत्नी प्रभा बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। एक दिन मोहित उसके पास जाता है और कहता है कि अब बताइए भाभी, अगर आप पहले ही ये ज़मीन मेरे को दे देती तो क्या इस सब की नौबत आती। खैर, अब भी मौका है। अगर आपने अभी भी इस प्लॉट के पेपर पे साइन नहीं करे तो आपके पति की मौत को कोई नहीं टाल सकता। प्रभा काफ़ी घबरा जाती है और वो तुरंत ही ज़मीन के पेपर्स पे साइन कर देती है। उसके बाद वो कहती है कि प्लीज़ अब तुम मेरे पति को बचा लेना। उसके बाद मोहित का मूड बदल जाता है और वो प्रभा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच उन दोनों की आपस में लड़ाई होती है और गुस्से में आकर मोहित आखिरकार प्रभा की भी गला दबाकर जान ले लेता है। अब मोहित को उसकी ज़मीन जो उसे चाहिए थी वो मिल गई थी, लेकिन उसे अपनी ज़मीन पाने के लिए 3 लोगों की जान लेनी पड़ी थी कुछ ही दिनों में, क्योंकि मनोज को फांसी हो गई थी। क्या मोहित इस मनहूसियत से भरी ज़मीन को अपने काम में ला पाएगा? मोहित ने उस ज़मीन से पूरा पैसा कमा लिया और उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा मॉल बनाने का टेंडर ले लिया, लेकिन बाद में किसी कारण से मॉल का टेंडर कैंसिल हो गया और उस जगह पर एक सोसाइटी बनाने का प्लान आया। ये वाला टेंडर भी मोहित ने अपने नाम ही ले लिया और जैसे तैसे करके उसने वहाँ पर एक बहुत ही घटिया बिल्डिंग खड़ी करी। उसे पैसे तो पूरे मिले थे, लेकिन उसने एक बहुत ही घटिया क्वालिटी की बिल्डिंग बनवाई थी और उस बिल्डिंग के पेपर्स भी काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ थे। मोहित अब बहुत ही ज़्यादा लालची हो चुका था और उसे अपने लालच के आगे अब कुछ भी नहीं दिखता था। जो सोसाइटी उसने वहाँ पे बनवाई थी, उसी सोसाइटी में एक औरत आके रहने लगी। वो एक विधवा औरत थी और उसके साथ उसकी 8 साल की बेटी भी थी। एक रात अचानक से जब वो औरत सो रही थी तो उसने किसी चीज़ की आवाज़ सुनी और जब वो उठी तो उसकी आंखें डर से फैल गई। उसने देखा कि उसके कमरे के एक कोने में एक काले रंग की औरत खड़ी है। औरत क्या, वहाँ पे सिर्फ एक साया था जिसकी वह सफ़ेद सफ़ेद आंखें चमक रही थी। ये देखकर वो विधवा औरत बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो डरते डरते उस औरत से पूछती है कि कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो और मेरे घर में कैसे घुसी। वो औरत कहती है कि मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ पे तंग करने नहीं आई हूँ। मेरा नाम प्रभा है और मैं तुम्हें सिर्फ चेतावनी देने आई हूँ। मेरा पूरा परिवार इस बड़ी सी बिल्डिंग को बनाने के चक्कर में मौत के घाट उतारा गया। मैं तुम्हें सिर्फ चेतावनी देना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस घर को खाली कर दो, नहीं तो इस घर में जितने भी परिवार रह रहे हैं वो सभी ख़त्म हो जाएंगे। इस घटना के बाद वो विधवा पूरी सोसाइटी में ये बात बता दी, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं किया। लेकिन वो विधवा अपनी बेटी को लेकर एक दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गई और उसके कुछ दिनों बाद ही एक हैरानी भरी घटना हुई। हुआ यूँ कि एक दिन काफ़ी तेज़ हवाओं के साथ एक तूफ़ान आ गया और उस तूफ़ान से पूरे शहर को बेशक ही कुछ भी ना हुआ हो, लेकिन वो बिल्डिंग कमज़ोर होने के कारण ढह गई, क्योंकि उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन बहुत ही ख़राब ढंग से हुई थी और उस बिल्डिंग में रहने वाले लगभग सभी लोग मारे गए और उस मलबे के नीचे दबे रह गए। उसी शाम को जब हालात थोड़े नॉर्मल हुए तो मोहित उसी बिल्डिंग वाली जगह पर एक बार उस जगह की जांच पड़ताल करने के लिए आने वाला था। जब मोहित उस जगह पे आता है तो उसकी आंखें
फटी की फटी रह जाती हैं। उसे खबर मिली थी कि ये बिल्डिंग ढह चुकी है, लेकिन वो देखता है बिल्डिंग तो बिल्कुल सही सलामत है और उसके सामने ही खड़ी है। इस समय रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। ये नज़ारा देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। वो अभी इस बारे में सोच ही रहा होता है कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और चौंकते हुए पीछे पलट के देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि उसके पीछे उसकी मरी हुई पत्नी टीना खड़ी थी और उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद हो गया था और उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी सी निकली हुई थी। वो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो उससे कहती है, मोहित, तुम इतने दिनों कहाँ थे? मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस करती थी। आओ मेरे साथ चलो। वो उसकी ये बात सुनकर बिल्कुल पागल सा हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता, मरे हुए लोग वापस कैसे आ सकते हैं? वो भी ये चिल्ला ही रहा होता है कि उसके पीछे से एक और जानी पहचानी आवाज़ आती है, आखिर मरे हुए लोग वापस क्यों नहीं आ सकते मोहित? वो डरते डरते एक बार फिर से अपने मुंह घुमाता है तो देखता है कि वहाँ पर मनोज भी बिल्कुल उसी हालत में खड़ा है जिस हालत में टीना खड़ी थी। वो ये देखकर और भी ज़्यादा डर जाता है और अब तो उसके शरीर का सारा खून बिल्कुल जमने लगता है। वो उसी जगह पर मानो एकदम जम सा जाता है और खड़ा रह जाता है। मनोज के पीछे से ही उसकी बीवी प्रभा और उसका बेटा रोहन एक साइकिल चलाते हुए मोहित के चक्कर लगाने लगता है। मोहित अब बहुत ही ज़्यादा पछता रहा होता है। वो समझ चुका था कि ये सारी आत्माएं उससे उसके पापों का बदला लेने आई हैं। वो तुरंत ही गिड़गिड़ाने लगता है कि मैं पुलिस के सामने सरेंडर कर दूंगा, तो प्लीज़ मुझे ज़िंदा छोड़ दो। लेकिन वो सारी आत्माएं मिलकर कहती हैं, अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है, अब तुम्हारी मौत तय है। अभी तो मोहित इस सब नज़ारे से चौंका ही पड़ा था कि अचानक से वो देखता है जो बिल्डिंग अभी उसे खड़ी दिखाई दे रही थी वो एक बार फिर से ढह जाती है और उसके नीचे जो लोग दब के मर गए थे उन सभी की लाशें एक एक करके ज़मीन में से बाहर निकल के आने लगती हैं। ये नज़ारा देखकर मोहित बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उसकी हार्ट अटैक से उसी जगह पे मौत हो जाती है। अगले दिन पुलिस को मोहित की लाश वहाँ पे मिलती है और बाद में ये भी पता चलता है कि उस बिल्डिंग के गिरने का कारण उसका कमज़ोर कंस्ट्रक्शन था और इसी के कारण से पुलिस की नज़रों में भी आखिरकार वो एक क्रिमिनल ही बन जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत ही बड़ी सीख दे के जाती है कि लालच बेहद ही ज़्यादा बुरा होता है। बेशक वो हमें हमारी सारी इच्छाएं पूरी करके दे दे, लेकिन दोस्तों उसका अंत हमेशा पश्चाताप और खौफ से भरा हुआ ही रहेगा। दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की पहली कहानी। अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। ये कहानी हमें रियान ने भेजी है जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं। आगे की कहानी को उन्हीं के नज़रिए से जानते हैं। हेलो, मेरा नाम रियान है और मेरे दोस्त का नाम राघव है। हम दोनों ही उस समय पे 14 साल के थे। मेरे परिवार में सिर्फ मैं और मेरे मम्मी पापा हैं और उसके परिवार भी बिल्कुल हमारे परिवार के जैसा ही है। सर्दियों के दिन चल रहे थे, क्रिसमस आने वाला था, तो हम सभी लोगों ने एक बार एक साथ नाइट आउट करने का प्लान बनाया था। हम दोनों परिवार एक साथ एक रेस्टोरेंट में पार्टी के लिए गए थे। मैं आपको बता दूं कि जिस फ्लैट में मैं भी रह रहा हूं, मैं यहाँ पे पिछले 3 साल से रह रहा हूं, लेकिन राघव का परिवार 1 साल पहले ही उस फ्लैट में आया था। आपको एक और बात बता दूं, जब वो लोग शुरू में आए थे तो वो किसी से भी बात नहीं करते थे। तकरीबन 2 से 3 महीने तक जब वो उनका रहस्यमय बर्ताव जारी रहा तो मेरे मम्मी पापा ही उनके पास गए और उनसे बातें करने की कोशिश शुरू करी। उसके बाद कहीं जाकर उनकी हमसे बातचीत शुरू हुई और वो हमारे परिवार के बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे किसी को भी जानते नहीं थे, इसीलिए हम किसी से बात करना अजीब समझते थे।
इस तरीके से हमारे परिवार की दोस्ती तो शुरू हो गई, लेकिन फिर भी मेरे मम्मी पापा को हमेशा लगता था कि वो लोग किसी न किसी बात को तो छुपाते हैं। उन्होंने कई बार उन लोगों से पूछने की कोशिश भी की कि अगर ऐसी कोई बात है तो प्लीज़ आप हमें बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा ही जैसे ही ये बात उठती वो हमेशा टॉपिक चेंज कर देते। हम सभी का उस दिन काफ़ी अच्छा मूड था, सभी लोग आपस में बातचीत करे जा रहे थे अलग अलग टॉपिक्स पे, लेकिन कुछ ही देर बाद सभी लोग बोर से होने लगे। लेकिन तभी अचानक से जब मेरी मम्मी और उसकी मम्मी आपस में बात कर रही थी तो अचानक से उनके मुंह से उनके पिछले घर के बारे में कुछ निकला। ऐसा लगा कि वो कुछ बोलने वाली थी, लेकिन बोलते बोलते रुक गई, और जैसे ही वो रुकी तो उस जगह पर बिल्कुल सा एकदम सन्नाटा सा छा गया। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। मेरे पापा को ये समझने में देर नहीं लगी कि अब तक वो जो बात छुपा रहे थे वो शायद उनके पिछले घर से जुड़ी हुई है। मेरे पापा ने आखिरकार पूछ ही लिया, क्या था वो, आखिर आपके साथ पिछले घर में क्या हुआ था। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने बताना आखिरकार शुरू कर दिया। 2 साल पहले की बात थी ये सभी चीज़ें उस वक्त शुरू हुई जब वो अपने पिछले घर में मूव किए थे और उसी जगह पर वो नए नए आए थे। वो एक अच्छी खासी बड़ी सी सोसाइटी थी, लेकिन उस सोसाइटी पे 4th फ्लोर का जो फ्लैट था वो फ्लैट बाकी हर फ्लैट से काफ़ी ज़्यादा सस्ता था, और राघव की फैमिली ने वही फ्लैट ख़रीदा था। पहले तो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा कि इस फ्लैट की कीमत बाकी सारे फ्लैट से इतना कम क्यों है, लेकिन जब उन्होंने उस फ्लैट बेचने वाले से पूछा तो उसने कहा कि यहाँ का मालिक इस जगह को बहुत जल्दी ही बेचना चाहता है, इसीलिए ये इतने सस्ते में मिल रहा है। पहले तो उन्हें सही नहीं लगा, लेकिन उसके बाद आखिर सस्ती चीज़ को कौन मना करेगा, और वो तो एक पूरा का पूरा फ्लैट था। लेकिन उनका ये डिसीज़न उनके लिए आने वाले समय में बहुत ही बड़ी गलती बन गया। उसके बाद उस घर में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई, जैसे कि उन्हें रात में सोते समय ऐसी आवाज़ें आती मानो कोई दीवार में कील ठोकता हो। ये आवाज़ें हर रोज़ आने लगी थी। पहले तो उन्होंने इस बात पर नोटिस नहीं किया, लेकिन जब धीरे धीरे घटनाएं बढ़ने लगी तो आखिरकार सबका ध्यान उस ओर चला ही गया। आखिरकार जब वो थोड़ा परेशान हो गए तो उन्होंने अपने पड़ोसियों से पूछा कि आप हर रोज़ रात में कील क्यों ठोकते हैं। तो उनके पड़ोसियों ने झिंझलाते हुए कहा, क्या बात कर रहे हो आप भाई साहब, हमने तो आज तक कभी कोई कील नहीं ठोकी हमारे घर में। ये जवाब सुन के उन्हें काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। ये आवाज़ें हमेशा रात में 1 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक आती रहती थी। राघव ने उसी बिल्डिंग में अपने कई सारे दोस्त भी बनाए थे, लेकिन जब भी वो अपने दोस्तों को अपने घर पे आके खेलने के लिए कहता तो वो सभी लोग डर जाते और वहाँ पे आके खेलने से मना कर देते। राघव को ये बात काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती थी। राघव का उस जगह पर एक पक्का दोस्त भी था जिसका नाम था रोहन, और जब उसने रोहन से कहा कि चलो मेरे घर पे खेलने चलते हैं, और उसने बताया कि मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ, तो वो थोड़ा डर गया, और उसके बाद आखिरकार डरते डरते उसने उस जगह की घटना को बता दिया। उसने बताया कि कुछ महीने पहले ही इस फ्लैट में एक लड़की रहती थी जिसने वहाँ पर सुसाइड कर लिया था। कुछ दिनों बाद रोहन और उसका दोस्त राज उस जगह से गुजर रहे थे कि उन्हें अचानक से उस बंद पड़े फ्लैट के अंदर से लाइट जलती हुई दिखी। उन्हें लगा कि शायद उस जगह पे कोई नई फैमिली रहने के लिए आ गई है, तो वो फ़ौरन जाके उस जगह के वॉचमैन से इस बारे में पूछ लिए। वॉचमैन ने कहा कि इस जगह पे तो जब से लड़की ने सुसाइड करी है तब से ये फ्लैट किसी ने नहीं ख़रीदा है, तो यहाँ पे किसी के आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। राज और रोहन कुछ सोचते हुए अपने अपने घर उस रात चले गए। उन्होंने प्लान बनाया कि हम दोनों रात में एक बार उस फ्लैट में देखने के लिए जाएंगे कि आखिर क्या चक्कर है। तकरीबन रात में 10 बजे के आसपास वो दोनों 4th फ्लोर पे आ चुके थे, और जैसे ही वो उस फ्लोर पे आए तो उन्होंने वहाँ पे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनना शुरू कर दिया, और उसके बाद उन्हें वहाँ पर सामने ही एक काले रंग का साया उड़ता हुआ दिखाई दिया। वो साया ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ रहा था, और जैसे ही उन्होंने ये नज़ारा देखा वो दोनों बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए लिफ्ट के अंदर घुस गए। लेकिन लिफ्ट ने अचानक से काम करना बंद कर दिया, तो वो फ़ौरन सीढ़ियों से नीचे उतर के जाने लगे। लेकिन
हैरानी की बात तो ये थी कि वो दोनों हर बार एक ही फ्लोर पे आ रहे थे, चौथे फ्लोर पे। वो अब बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे थे। आखिरकार उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जो बिल्डिंग में बाकी लोग रह रहे थे वो सभी उठ के आ गए और उन सभी लोगों ने देखा कि वो दोनों ही फोर्थ फ्लोर के उस फ्लैट के सामने बेहोश पड़े थे। जब उन दोनों ने अगले दिन बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ, तो सभी लोगों ने ये सोचा कि शायद इन दोनों ने एक सपना देखा है और वो दोनों वहीं पर डर के बेहोश हो गए थे। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही राज की तबीयत ख़राब हो गई और उसकी मौत हो गई। इसके बाद रोहन के मम्मी पापा भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे और इसी चक्कर में उन्होंने कई जगह पे पूजा अर्चना करवाई। लेकिन आखिरकार जब वो तिरुपति बालाजी मंदिर गए तब जाके रोहन को बुरे सपने जो आते थे और उसे अक्सर राज दिखाई देता था, ये घटनाएं बंद हो गई। ये बात सब राघव को पता चली तो राघव बहुत ही ज़्यादा डर गया था, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि जो साया वो इतने दिनों से अपने घर में इधर उधर टहलता हुआ देखता था वो और कोई नहीं बल्कि एक आत्मा है। पहले तो वो ये सोचता था कि ये उसका वहम है, लेकिन जैसे जैसे अब रोहन ने उसके बारे में बताया था वो साया बिल्कुल वैसा ही था और वो इस बात को जान चुका था कि अब यहाँ पे रहना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। उसने बिना देर करते हुए सारी घटनाएं अपने मम्मी पापा को बता दी और वो लोग जल्दी ही उस घर को खाली कर दिए। उसके बाद उन्हें नया घर ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तब जाके उन्हें ये वाला घर मिल गया और वो लोग भी इस घर में आ तो गए, लेकिन उनके पिछले घर की यादें कभी भी उनके दिमाग से निकल नहीं पाई। और मैं सच कह रहा हूँ, जब से उनकी ये सारी घटनाएं हमें पता चली, सभी लोग इस घटना के बारे में बात करना बिल्कुल बंद कर दिए। सभी लोग समझ चुके थे कि उनका पास्ट काफ़ी ज़्यादा डरावना रह चुका है, इसीलिए कोई भी इस बारे में बात ना करे तो ही अच्छा है। अब भी वो हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और मैं चाहता हूँ हम लोग आगे भी अच्छे दोस्ती बने रहें। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ सच्ची डरावनी कहानियाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो पे एम करते हैं 400 लाइक्स के लिए। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।